बेटा इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, ठीक है। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, उसके सारे अभ्यास कार्य कर लिए थे, हमने प्रश्न उत्तर भी लिख करके भेज दिया था, है ना। इसके साथ और भी कुछ भेजा था मैंने प्रश्न उत्तर। सबने लिखा या नहीं? अगर जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिएगा, और जिन्होंने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण के पाठ 2। क्या नाम है? वर्ण विचार। इसके पहले पाठ में हमने पढ़ा था ना, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम जो वर्ण विचार है इसे ही हम विस्तार से पढ़ेंगे पाठ 2 में, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग भी पेंसिल रख लीजिए और या फिर फिंगर रख लीजिए। क्या है वर्ण विचार? फोनोलॉजी। अब वर्ण किसे कहते हैं देखिए, बोलते समय हमारे मुख से, मुख यानी मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ मतलब आवाज़, कुछ आवाज़ें निकलती है, ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। जो ये आवाज़ें निकलती है हमारे मुख से वही वर्ण कहलाती है। इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी ये जो ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से उसको और हम छोटे टुकड़े मतलब उसको और तोड़ नहीं सकते, माने उसको और हम छोटे नहीं कर सकते, ठीक है। यानी वर्ण क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम वर्ण की परिभाषा लिखें तो हम लिखेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों और उनके नामों को ध्यान से देखिए और पढ़िए। देखिए चित्र दिया गया है, ये लड़का है, इधर कबूतर है, हल है ना। अभी लड़का अपने मुंह से कुछ बोल रहा है, इसके मुंह से ध्वनि निकल रही है, जो ह अ ल अ, ये ध्वनि है, ठीक है। इसी को हम वर्ण बोलते हैं। ये ह के नीचे हलंत है, मतलब ह आधा है। अ ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है। व्यंजन जो है, व्यंजन जो आधा होता है, परंतु स्वर आधा नहीं होता, स्वर पूरा होता है। और व्यंजन में स्वर मिल जाता है तो ये पूरा हो जाता है। आधा ह है, हलंत लगा मतलब आधा है, अ मिल जाएगा तो ये पूरा ह बन जाएगा। यहाँ जो बन गया देखिए, ठीक है। यहाँ अ नहीं लिखा ना, क्योंकि ह में अ मिल चुका है, हलंत हट गया। फिर ल आधा ल अ मिल के पूरा ल बन गया, और देखिए ल आ गया, ये हलंत हट गया और ल आ गया, क्योंकि हलंत इसलिए हट गया क्योंकि इसमें अ मिल गया तो पूरा ल हो गया। पूरा ल हो गया तो हलंत नहीं लगेंगे, हलंत जब लगेंगे जब वो आधे होंगे, ठीक है। अब ये ध्वनि जो निकला ह अ ल अ, इसी को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग जो इसी को वर्ण करते हैं, ये वर्ण मिल करके क्या बन गया? हल। हल क्या हो गया? शब्द हो गया। हल जो है क्या हो गया? एक शब्द हो गया। और ये सब क्या थे? वर्ण थे। फिर निकला क अ ब उ त अ र अ मिलके क्या बना? क अ मिलके क, फिर ब और उ मिलके बू, त अ मिलके त, र अ मिलके र, बन गया कबूतर, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो व्यंजन है क ख ग घ उसी में हलंत लगा है। जो स्वर है आ आ ई उसमें विसर्ग सॉरी हलंत नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ये पूरा होते व्यंजन आधा होते इसीलिए इसमें इसमें हलंत लगता है। और फिर स्वर मिल के पूरा हो गया। क में अ मिल के देखिए क पूरा हो गया तो यहाँ से हलंत हट गया, ठीक है। अभी जो है ये जो स्वर, ये जो ध्वनि निकला इसी को बोलते हैं हम लोग वर्ण। और ये क्या है? शब्द, ठीक है। इसमें कितने वर्ण थे? 1 2 3 4, 4 वर्ण मिलके हल बना। और कबूतर में कितने वर्ण मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण मिल करके कबूतर बना, ये शब्द बना, ठीक है। समझ में आ गई? वैसे देखिए, अब ये जो बना है फोटो हल का कबूतर का, ठीक है। अब देखिए चित्र में लड़का हल तथा कबूतर का उच्चारण कर रहा है। उच्चारण मतलब उसकी आवाज़ निकल रही, बोल रहा है, हल बोल रहा है और कबूतर बोल रहा है, ठीक है। उच्चारण करते समय यानी बोलते समय लड़के के मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकल रही है। लड़के के मुंह से ध्वनि निकल रही है, सब ध्वनि निकल रही है, ठीक है, ध्वनि निकल रही है। हल शब्द 4 ध्वनियों से मिलकर बना है, मैंने बताया ना। हल शब्द जो है 4 ध्वनि, 1 2 3 4, 4 ध्वनि से मिलकर हल बना है, ठीक है। ह अ ल अ मिलके हल बना, ठीक है। वैसे कबूतर शब्द 8 ध्वनियों से मिलकर बना है, मैंने पहले बता दिया, पढ़ दिया था। 8 ध्वनि से मिलकर कबूतर बना। देखिए यहाँ भी है क अ ब उ त अ र अ, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया कबूतर, ठीक है। इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जो है टुकड़ा कर दिया हमने, एक क को हमने तोड़ दिया, इस क को तोड़ के हम क
और अ किया। फिर इस ब को तोड़ के हमने ब और उ किया। त को तोड़ के त और अ किया। र को तोड़ के र और अ किया। अब इसको और हम चाहें कि अ को और तोड़ दे, क को और तोड़ दे, तो ये नहीं टूटेगा, इसलिए क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो यही बोला है कि इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह ध्वनियाँ ही भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, यानी ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है बेटा, वर्ण आपने समझा। अब क्या आता है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। देखिए, वर्ण है दो प्रकार के, एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर क्या होता है, जो आ ई हम लोग पढ़ते हैं वो स्वर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल। इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं, केवल 5 होते हैं ना, ए ई ओ, ए ई आई ओ यू, ये केवल 5 होते हैं ना वॉवेल इंग्लिश में। बट हिंदी में कितने होते हैं वॉवेल, 11 होते हैं। इनकी संख्या 11 है। देखिए, स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। देखिए, अ आ ई उ री ए ओ औ, ये क्या है, स्वर है, जिसकी कितना गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11, ये 11 है। इंग्लिश में हमने वॉवेल कितने पढ़ते हैं हम लोग, केवल 5, लेकिन हिंदी में जो वॉवेल है जिसको स्वर बोलते हैं वो है 11। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अब आगे चलिए, ये अंग, अह तथा अह, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण ही है, लेकिन ये स्वर नहीं है, ना ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के बीच में आता है। ठीक है, ये भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है, यानी ये स्वर लिखने के बाद हम इसको लिखते हैं और व्यंजन क ख ग लिखने के पहले, यानी स्वर और व्यंजन के बीच में होता है ये जो ध्वनि है ये। ठीक है, इसका नाम है अनुस्वार, इसका नाम है अनुनासिक, इसका नाम है ये बोलते हैं। जो ये क्या हो जाता है, विसर्ग कहलाता है, जो है निशान है ये विसर्ग कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब अंग को इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। किससे किया जाता है, नाक से। अंग, जैसे कंकर बोलते हैं ना, क में अंग लगता है तो नाक से आवाज निकलती है। इसका चिन्ह ऐसे बिंदु लगता है, जैसे कुछ लिखे हम उसके ऊपर ऐसे बिंदु लगाते हैं, ये अनुस्वार है। ठीक है ना, ये आधा ये क्या होता है, आधा ना होता है, आधा माँ होता है, फिर अंगा होता है, या फिर इया होता है, या फिर अना होता है आधा। इनके ही बदले हम अनुस्वार लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे पंख, प के ऊपर बिंदु यानी अनुस्वार है, पंख, नाक से आवाज निकली, पंख। हंस, शंख, त र के ऊपर अनुस्वार, रंग, तरंग आदि। ठीक है, देखा आप लोगों ने। अब क्या आता है, ये जो है चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुनासिक। इसका क्या नाम होता है, चंद्र और बिंदु का, अनुनासिक। ठीक है, अब क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, नाक से ऊपर बिंदु समझ लीजिए नाक है, ये देखिए, ये बिंदु में जो अनुसार में नाक से आवाज निकलता है, अरे मुंह का चित्र बन गया, यानी नाक और मुंह दोनों से आवाजें निकलती है। ठीक है, ठीक है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह है, देखिए चंद्र बिंदु इसका चिन्ह है। ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, होता है चिन्ह। जैसे चांद, इसमें नाक से भी मुंह निकलता है और आवाज है, और मुंह से भी निकलता है। चा में बिंदु, चंद्र बिंदु, यानी इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। चांद, दांत, क्या पढ़ेंगे, चांद, दांत। ठीक है, 5, आंगन आदि। ठीक है, देखा आप लोगों ने, ये क्या है, अनुनासिक। अब तीसरा क्या आ गया, ये जो इसको लगाते हैं आह जिसको बोलते हैं वो विसर्ग होता है। ये जो निशान हम लगाते हैं ऐसे करके, इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, और इसका उच्चारण करते समय ह मुंह से निकलता है। ठीक है, देखिए, आवश्यकता अनुसार वर्ण के बाद लगने वाले इस चिन्ह
ये जो चिन्ह है का उच्चारण मुंह से होता है और अ के बाद ह, उच्चारण के समय अ के बाद ह बोलते हैं, ठीक है। ह की ध्वनि निकलती है, इसका चिन्ह ऐसे वाला होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विसर्ग होता है। जैसे प्रातः, त के बाद आ बोलेंगे फिर ह बोलेंगे, प्रातः। इसको क्या पढ़ेंगे हम, प्रातः। फिर यहाँ क्या पढ़ेंगे, के त के बाद अ भी निकला फिर ह निकलेगा, अतः। क्या पढ़ेंगे, अतः आदि, प्रातः, अतः, ठीक है। ये ज़्यादातर इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या हो गया, विसर्ग। तो हमने इस चीज़ को पढ़ा, देखा, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।